हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल EHS स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSC पॉलिसी के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि HSC पॉलिसी में कितने सेक्शन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि HSC पॉलिसी क्या होता है। एक्चुअली HSC पॉलिसी एक क्लियर स्टेटमेंट होता है जिसे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है और कमिटमेंट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के कारण किसी भी वर्कर या इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, यह सुनिश्चित किया जाता है HSC पॉलिसी में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा HSC पॉलिसी का डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं HSC पॉलिसी के सेक्शन के बारे में। तो HSC पॉलिसी के मेनली 3 सेक्शन होता है। फर्स्ट है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन एंड थर्ड है अरेंजमेंट सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, इसको 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला है मेरा जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी और मैनेजमेंट के संबंधों को दर्शाता है कि मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर क्या सोचता है और इसे कहाँ रखता है और हेल्थ एंड सेफ्टी को कितना प्रायोरिटी देता है। यानी जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। तो दोस्तों, मैनेजमेंट कुछ इस तरह से अपना टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है जो कि इस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला है कमिटमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। यानी मैनेजमेंट ये कमिटमेंट कर रहा है कि वर्क प्लेस पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाना चाहिए। उसी तरह से 2 नंबर है कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, अगर उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरी है तो देन यस, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी, इल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल डैमेज। यानी आपके पास सफिशिएंट व्यवस्था होना चाहिए एनवायरमेंट को और वर्कर्स को किसी एक्सीडेंट, इंजरी और इल हेल्थ से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंसल्टेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन सेफ्टी मैटर। यानी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कमिटमेंट कर रहा है कि सेफ्टी मीटिंग में वर्कर को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर उनको किसी भी प्रकार के कोई इशूज और कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ यस डिस्कशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज लाइक ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड PPE। यानी वर्क प्लेस पे पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस उपलब्ध होना चाहिए, जैसे ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो या PPEs हो। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन HSC परफॉर्मेंस। यानी मैनेजमेंट यहाँ पे कमिटमेंट कर रहा है कि HSC परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी के बीच कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और साथ ही साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके मैनेजमेंट कितना सीरियस है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव HSC पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इन तमाम तरह के टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसे कैसे अचीव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। तो दोस्तों, सेकंड सेक्शन में मेनली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है ताकि सेट की गई टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए और किसका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इस टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है। जिसमें सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी MD और CEO का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है HSC परफॉर्मेंस को लेकर। दूसरा, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि HSC पॉलिसी पे साइन करना और साथ ही साथ रिसोर्सेज को सुनिश्चित करना कि अभी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि बजट हो सकता है, स्टाफ्स की ज़रूरत या किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो इन तरह की चीज़ों को इंश्योर करना टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर या लाइन मैनेजर की। तो इनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि HSE पॉलिसी को प्रोजेक्ट या उनके डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, लीगल कंप्लायंस या रिस्क असेसमेंट को इंश्योर करना। तीसरा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और साथ ही साथ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरवाइजर या टीम लीडर्स के, जिसमें सबसे पहला इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली बेसिस पे जो सेफ्टी प्रोसीजर्स है या प्रोटोकॉल्स है उसको इन्फोर्स करना, यानी साइट पे लागू करना। इनका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि TBT कंडक्ट करना और साइट पे जो भी एक्टिविटी चल रही है उसको क्लोज मॉनिटरिंग करना। एंड नेक्स्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइट पे किसी भी प्रकार के कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस होता है उसको रिपोर्ट करना। ये सुपरवाइजर्स और टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है HSE ऑफिसर और HSE मैनेजर, यानी इन लोगों को एडवाइस करना है मैनेजमेंट को, और सेफ्टी मैटर्स पे वर्कर्स को भी एडवाइस करना है। उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के, यानी सेफ्टी ऑफिसर हो या सेफ्टी मैनेजर्स हो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साइट पे इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी कंडक्ट करना। और उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्सीडेंट रिपोर्ट को मेंटेन करना और उसके करेक्टिव एक्शन को इंश्योर करना। और लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय यानी वर्कर्स का, यानी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी साइट पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना और सफिशिएंट और मैंडेटरी जो भी PPE प्रोवाइड किया गया उसको यूज करके ही काम करना। उसके बाद का इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हजार्ड को या अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट करना। और उसके बाद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि खुद का ख्याल रखना और साथ ही साथ उनके जो आसपास में उनका कलीग्स, दोस्त, भाई जो काम कर रहे हैं उनका भी सेफ्टी का ख्याल रखना, ये वर्कर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो दोस्तों हमने ये चीज़ें जाना ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में कि जो सेट की गई टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव करने के लिए किन किन लोगों को क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अरेंजमेंट सेक्शन यानी थर्ड सेक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट, यानी सेट की गई टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ हजार्ड आइडेंटिफाई करना है और उसके रिस्क को कंट्रोल करना है। दूसरा है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या मेथड स्टेटमेंट, यानी मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन हर एक्टिविटीज़ के लिए PTW प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, यानी हमें उन हर नए बंदे के लिए इंडक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा, टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना पड़ेगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग होना चाहिए और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्टेशन एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, यानी कोई भी सेफ्टी मीटिंग है या कमेटी है उसमें लाजिम हर वर्कर इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ ही साथ उनके इशू पे कंसल्टेशन यानी डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद है एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है उसको इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। उसके बाद है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, यानी साइड पे मॉक ड्रिल कंडक्ट होना चाहिए, यानी फायर ड्रिल होना चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, फर्स्ट एड अरेंजमेंट होना चाहिए एंड स्पिलेज रिस्पॉन्स होना चाहिए। उसके बाद क्या है मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, यानी वर्क प्लेस पे रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर होना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़, यानी कोई भी अगर बंदा साइट पे काम कर रहा है उसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, साथ ही साथ वर्क प्लेस पे ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, यानी सफिशिएंट वेलफेयर फैसिलिटी भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी आप वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करेंगे, आप उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे, ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद आप पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, एनर्जी को कैसे सेविंग करेंगे और साथ ही साथ अगर साइड पे कुछ नॉइज़ हो रहा है, हेवी नॉइज़ हो रहा है तो आप उसको कैसे रिडक्शन करेंगे यानी कम करेंगे, ये आपके पास एक प्रॉपर और वेल प्रोसीजर होना चाहिए।
और सबसे लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी साइट पे सफिशिएंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ में ट्रेनिंग्स भी होना चाहिए। तो दोस्तों इन तमाम तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी जो टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो सेट किया गया था फर्स्ट सेक्शन में, उसको अचीव करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको इन तमाम तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन HSC पॉलिसी के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।